हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं फिर शुरू, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज कैसे करोगे आप लोग। तो करें फिर शुरू, जहां पे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन क्वेश्चनों की जहां पे हम उसे यूज कर सकते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स की टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी वीडियोस के लिए। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए या फिर नोट्स वगैरह के लिए कांटेक्ट करना है, फिर भी कोई क्वेरी पूछनी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं, जो क्या है फिलहाल अब 9667836336 पर ध्यान रखना, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना, कॉल करने की कोशिश मत करना। आई बात समझ में, कॉल नहीं उठाया जाएगा तो, क्योंकि भाई कॉल भी बहुत आ जाते हैं ना, फिर इसलिए सिर्फ मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आई बात समझ में, आप कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं जो भी नोट्स वगैरह आपको दूंगा वो इसी नंबर के थ्रू दूंगा। आई बात समझ में, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ये इनवर्स डिमांड फंक्शन। अब कईयों को डिमांड फंक्शन नहीं पता, तो कई को डिमांड का मतलब ही नहीं पता। अरे भाई, डिमांड का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं क्या करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं, है ना। डिमांड का मतलब क्या होता है, ठीक है। और डिमांड का फंक्शन क्या करता है, मेरी बात सुन लो, ठीक है। डिमांड का एक रिलेशन होता है किसके, प्राइस के साथ, उसमें क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। एक सिंपल सी बात है, जब किसी चीज के प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है, तो डिमांड कम होगी। अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। अब ऐसा होता क्यों है, एक सिंपल सी बात है, मान लो किसी चीज के प्राइस कम हो गई, ठीक है, मेरे जेब में पैसा सेम है, तो सिंपल सी बात है मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा। अब मान लो कोई फोन 20,000 रुपए का है, वो फोन 5,000 रुपए का हो गया, अब तो मैं सेम प्राइस में 4 फोन खरीद सकता हूं, तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा नहीं, मैं एक के बजाय 2 फोन लेके घूमूंगा। आई बात समझ में। तो जब किसी चीज के प्राइस गिरते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गए तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास डिमांड फंक्शन के बारे में कुछ चीजें। उसका क्या लिखा हुआ है, सपोज द फर्म फेसेस एन इनवर्स डिमांड फंक्शन। एक फर्म फेस कर रही है इनवर्स डिमांड फंक्शन को, ठीक है, बहुत बढ़िया फेस कर रही है तो, और उसने क्या बोला है, ऑफ द फॉर्म ऑफ ये हमारे पास क्या है, डिमांड फंक्शन की फॉर्म है। एंड सप्लाई ऑफ द फॉर्म, ये रहा सप्लाई क्या है, Q इक्वल्स टू 2p प्लस में 4p स्क्वायर। तो सोल्व फॉर द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एक सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो होती है जब डिमांड बराबर हो किसके, सप्लाई के। तो कोई क्या पूछे आपकी कि भाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी होती है, जहां पे डिमांड बराबर हो सप्लाई के, यानी कि एक ऐसा प्राइस लेवल जहां पे डिमांड भी सेम हो और सप्लाई भी सेम हो, मतलब कोई सी क्वांटिटी बच ना जाए और किसी की डिमांड अनफुलफिल ना रह जाए, इसमें क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हमें ये यहां पे क्या करना है, ऐसे प्राइस पता करने हैं, सोल्व फॉर, तो हमें एक ऐसा प्राइस पता करना होगा, ठीक है। तो सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि क्यू में मेरे पास ये इक्वेशन तो है ही, तो क्यों ना पहले मैं इस इक्वेशन को भी क्यू में कन्वर्ट कर लूं और पी की यहां से क्या कर लूं, क्यू में कन्वर्ट कर लूं पी की फॉर्म में। तो मैंने क्यू की वैल्यू निकाल ली यहां से भी। सिंपल सी बात है भाई, देख तेरे को रखने हैं बराबर दो चीजें, क्योंकि डिमांड सप्लाई के बराबर रखना है, तो सिंपल सी बात है भाई, रखेगा जब ना, और तेरे को निकालना है प्राइस। जब तेरे पास क्यू की एक इक्वेशन तो पहले से ही है और एक इक्वेशन यहां से बना ले, ठीक है। तो यहां पे क्या है, P इक्वल्स टू 231 माइनस में Q डिवाइड बाई 18। अब एक सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज डिवाइड में है तो वो उस तरफ किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। अब 18 यहां पे डिवाइड में है, यहां किस में आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 18P। अब यहां पे क्या है, 231 माइनस में Q। एक सिंपल सी बात है, Q यहां के प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल। अब Q यहां के प्लस का हो गया तो 18P प्लस में Q, यहां पे क्या रह गया, सिर्फ मामूली सा 231, ठीक है। ये तो पता है ना कि अगर कोई चीज इक्वल टू को इस तरफ माइनस में यहाँ के प्लस में हो जाती है, अगर यहाँ प्लस में हो यहाँ के माइनस में हो जाती है, अगर यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो वहां जाके डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाएगी। आई बात समझ में। अब मुझे निकालनी थी यहाँ से किसकी वैल्यू, मुझे निकालनी थी यहाँ से पी की वैल्यू। पी की तो दे रखी थी, क्यू की वैल्यू निकालनी थी। क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 231 माइनस में 18p। और भाई यहां तक समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है अब, ठीक है। अब मैंने दो इक्वेशन बनाई है, ये मेरे पास किसकी इक्वेशन थी, डिमांड फंक्शन की, और ये किसकी इक्वेशन है, सप्लाई फंक्शन की, और दोनों की मैंने पी की फॉर्म में इक्वेशन बना ली है। अब मैं दोनों को बराबर रख देता हूं,
क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और अभी अभी तो बताया वो कब होता है, जब डिमांड बराबर हो सप्लाई के। तो बस मेरे भाई रखता क्यों नहीं, तो बस रख बराबर। तो ये इक्वेशन कौन सी है, 231 माइनस में 18p, वहां से क्या आएगा हमारे पास 2p प्लस में 4p स्क्वायर। अब मैं सोल्व कर दूंगा इस इक्वेशन को, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, प्राइस, है ना। तो प्राइस निकालते हैं पहले। तो प्राइस निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं इसको उस तरफ ले गया क्योंकि यहाँ पे 4p स्क्वायर पॉजिटिव था, तो 4p स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। भाई उस तरफ या इस तरफ लेके आने का मतलब होता है सिंबल चेंज करना है। मैंने 4p को उसकी जगह पे छोड़ रखा है, 2p को उसकी जगह पे छोड़ रखा है। इसको वहां ले गया, सिंबल बदल जाएगा, 18p हो जाएगा। इसको वहां ले गया, माइनस का 231 हो जाएगा, बराबर में रह गया 0। अब 0 चाहे लिख चाहे मत लिख, फर्क तो मतलब इस तरफ लिख चाहे उस तरफ लिख, फर्क नहीं पड़ता। 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 0 के बराबर ही तो रखना है। अब यहाँ पे 4p स्क्वायर यूं का यूं, अब 2p और 18p कितने हो गए, 20p। 20p यहाँ पे माइनस में 231 बराबर है 0 के। अब मैं काम कर लेता हूं, मेरे को ऐसे तो फैक्टराइज दिख नहीं रहा, मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसे उससे सोल्व कर लेता हूं। किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। याद है ना, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के 3 तरीके आप लोगों को सिखाए थे, चाहे वो हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिट हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, चाहे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो। और सिर्फ सिखाया ही नहीं, साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई थी। ठीक है, तो इस सीरीज में हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि देखो वीडियोस छोटी होती हैं पर सीरीज में बनेंगी कम से कम 60 वीडियोस तो बनाऊंगा मैं कम से कम इस सीरीज के ऊपर, जब जाके हमारा सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चंस तो अलग से प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे एग्जाम टाइम में। अब यहां पर देखते हैं, अभी 2 महीने हैं मेरे हिसाब से सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम होने में, दिसंबर में शुरू होंगे। अभी आ गया हमारे पास 4p स्क्वायर 20p माइनस 231 बराबर है 0 के। अब ये सोल्व करना है मुझे, तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम डी वो कैसे निकालते हैं, x कैसे निकालते हैं, याद होगा आप लोगों को, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में 2a। तो बात है भैया ये ए बी सी क्या है, और सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो क्या होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर आएगा 0 के। तो ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर है 0 के, जहां पे ए कौन होता है जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, बी कौन होता है जो एक्स के मल्टीप्लाई में है, और सी कौन होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहां से मैंने ए बी सी निकाला, ए आया हमारे पास 4, बी आया हमारे पास 20 और सी आया हमारे पास माइनस 231। अब मैं यहां से सोल्व करने की कोशिश करूंगा, तो माइनस बी की जगह क्या आएगा 20 प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर। अब बी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे 20 गुणा 20 कर लो 400, 2 दूनी 4, 2 जीरो आगे लगा दो 400 माइनस में 4, ए की जगह क्या है 4 और सी की जगह माइनस 231, ये आ गया है हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या है 2a, और a की वैल्यू भी पुट ही कर दो यहाँ पे भी, तो वो थी 4। तो यहां से तो हो जाएगा माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर दी रूट, जब वो सोल्व करूंगा मैं इसे, तो मैंने देखा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौक 8, ठीक है, तो 400 प्लस में 4 चौक 16, 8 बोल रहा हूं था गलती, 4 चौक 16 गुणा में 231 करना है भाई, अभी 231 गुणा में 16, पता लगे किसी ने इतने से मैं कमेंट कर दिया भैया क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई भी गलत कर रहे हो, 6 गुणा में 1 6, वो जबान फिसल गई थी, 6 1 6, 6 3 18 का 8, 1 ये रहा, 6 2 12 और 1 13, और नीचे आ गया मल्टीप्लाई 231, 6 8 और 1 9, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 3696 यही आया है मल्टीप्लाई। लगता नहीं है कहीं भी गलती करी है, ठीक किया है सब कुछ, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 3696 और अपॉन में हमारे पास सुंदर सा 8, 4 2 8, यहाँ पे 8 आएगा ऊपर। तो भाई फिर माइनस का 20 मैंने रहने दिया यूं का यूं, प्लस माइनस अंडर द रूट, ठीक है। अब जब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 6 9 और 0 9 ही रहेगा, 36 और 40 हो जाएंगे 4096। क्या कोई बताना चाहिए किसका स्क्वायर होता है 4096? इसका स्क्वायर करूं कि 4096 आए, ठीक है। सोचो थोड़ा सा, क्योंकि 30 का तो 900 होता है, 50 का 2500, 60 में सबसे 64 का बनेगा, 64 या 66 का। एक बार मैं शॉर्ट ट्रिक से पता कर लेता हूं, 36 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 2 48, 6 8 और 1 9, 6 और 4 10 का दिन, अरे वाह सही सोचा था मैंने, 64 का बनेगा ये।
क्योंकि देखो सोचना ऐसे होता है, मैं आपको एक सोचने का तरीका बताता हूँ, मैंने कैसे सोचा ऐसे कि इसी का बनेगा ये। वैसे तो आप एलसीएम लेके बना सकते हो, पर मैं फिर भी समझा रहा हूँ एक चीज। मैंने देखा कि भाई देखो 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 70 का होता है 4900, है ना। 7 का स्क्वायर 4900, इसका मैंने इजीली निकाल लिया था। मैंने देखा कि ये नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो पक्का इनका स्क्वायर इन दोनों के बीच में होगा। अब दो ही नंबर बचते हैं बीच में, या तो 64 का बनेगा या 66 का बनेगा। बात भाई ये कैसे पता लगा आपको? अरे भाई बहुत ईजी है। पीछे क्या है इसके 16, पीछे इसके 6, और 6 कब आएगा? जब 4 की 4 से गुणा करूं तब भी 16 का 6 बचता है, और 6 की 6 से करूं तब भी 36 का 6 बचता है। तो मैंने इससे दिमाग लगा लिया और मेरे को पता लग गया कि किसका है, 64 का है। तो -20 प्लस माइनस यहां पे आ गया हमारा 64 और बटे में है 8। अब जब वैल्यू निकालूंगा तो -20 यूं का यूं, प्लस में आ गया 64 डिवाइड बाई 8, और यहां से आएगा -20 माइनस 64 डिवाइड बाई 8। जब इनको सोल्व करूंगा 64 में से 20 गई, क्या बच गया? ठीक है, ये बच गया हमारे पास 44 बाई 8। जब सोल्व करूंगा तो 8 पंजे 40, 4 बच गया 0, 8 पंजे 40, यानी कि 5.5 आंसर आ गया। सोल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना आराम से। जिनको यूं समझ नहीं आया पर आराम से डिवाइड कर लेना लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है, यहां से माइनस का आंसर आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 8। मैं सोल्व भी नहीं कर रहा, यहां से आएगा माइनस का 84 बाई 8। जरूरत ही नहीं सोल्व करने की भाई, नेगेटिव आंसर है। हमने क्या निकाला है? प्राइस। क्या प्राइस कभी नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं था, ये हमारे पास क्या था? पी था। क्योंकि जब क्वालिटी इक्वेशन में जब यहाँ एक्स होता है तो वहां एक्स निकालते हैं, लेकिन जब यहाँ पे पी है तो हमने क्या निकाला है? पी निकाला है। और पी क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइस नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, प्राइस 0 हो सकता है, फ्री में मिल सकता है कोई चीज। यूं थोड़ा पड़ेगा मैं तेरे को दूंगा ये चीज, तू ले जा इस चीज को भी। ठीक है, तो सॉरी, ये हो गया हमारे पास, यहां तक तो हो ही गया है। कोई तो नहीं बोलता ना, हाँ वो अलग बात है किसी के मुंह बालक हो ये बोल दे कि ना भाई इस बालक को ले जा, मैं तेरे को उल्टा मैं तेरे को दूंगा पैसे, ले जा इस हमारे बालक को ले जा उठा के। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 5.5। अब मान लो ऐसे 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो क्या कि भैया क्वांटिटी डिमांड बता दे, किस पे? इक्विलिब्रियम प्राइस पे। ये तो हमारे पास है इक्विलिब्रियम प्राइस 5.5, क्वांटिटी डिमांडेड बता दे और क्वांटिटी सप्लाइड बता दे। तो कैसे निकालोगे? बहुत उनके अपने अपने फंक्शन है, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू। अब फंक्शन कहाँ है? देखो 5.5 तो आ गया, फंक्शन था देखो ये रहा, ये था किसका फंक्शन? डिमांड का फंक्शन ये था, ये हमारे पास है डिमांड का फंक्शन। तो यहाँ प्राइस की वैल्यू पुट करो, कितनी थी? 5.5, और जिसको हमने शायद सोल्व भी किया था क्वांटिटी के लिए, ये था 5.5 मल्टीप्लाई में 18, तो कितना आएगा? 18 पंजे 90 और 99। हाँ, तो बस 231 में से 99। अरे भाई जिनको समझ नहीं आया वो सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया करो। जब 18 की 5.5 से 55 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 पंजे 90 का 0, 9 ये रहा, 5 एकम 5 और 9 कितने हो गए? 14, और 18 पंजे 90, 0 4 9 और 1 10। गलती कर दिया था मैंने तो यार, सही किया मल्टीप्लाई कर लिया, 104 आएगा भाई। गलती कहां होगी थी, सोचने में एक बार सोचना पड़ेगा। तो 18 पंजे फिर 0.5 मल्टीप्लाई में तो गलती नहीं करी। ओहो 5 एकम 5 9 और 5 14, 8 में 40 का 0 4 ये रहा, 5 नहीं सही है। हाँ ठीक है भाई, तो अब आगे करते हैं। तो क्वांटिटी सप्लाई निकालना है और माइनस कर देना इसमें से ये। तो 11 में से 4 है कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रह गया 22, 22 में से 10 गए 12। क्या हो रहा है आज कैलकुलेशन में? 11 में से 7 गए, 11 में से 4 गए 7 आ गया, यहाँ पे रह गया 22, 2 रह गया था, 2 में 0 गए 2। ठीक है, और फिर 2 में से गया 1, तो 1 127 सही है। ठीक है, अब निकालना है हमें क्वांटिटी सप्लाइड, ये और निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? इसके फंक्शन में पुट कर दो वैल्यू। फंक्शन में वैल्यू पुट करूंगा तो फंक्शन कहां पे है? फंक्शन क्वांटिटी सप्लाइड का फंक्शन ये रहा, ये था, वो ऊपर ही दे रखा है क्वांटिटी सप्लाइड फंक्शन। बस पी की वैल्यू पुट कर दो। पी है 5.5, तो 5.5 गुना में 2 कितना हो गया? 11, तो 11 आ गया यहाँ से, तो 11 प्लस में 4 यूं का यूं, पी का स्क्वायर कर लो। अब 5.5 का स्क्वायर करोगे तो 55 का स्क्वायर करना है। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, वैसे तुम 55 गुना 55 करके निकाल सकते हो, वैसे बता रहा हूं कि जब भी पीछे 5 हो ना तो मैं उसके लिए वो करने है, स्क्वायर करना है। तो इस 5 का स्क्वायर कर लो, कितना आ गया? 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर लो, कितना आ गया? 25। और इस 5 की अगले नंबर, इससे अगला नंबर कौन सा है? 6, इसे गुणा कर लो, कितना आ गया? 30। ये तुम्हारा स्क्वायर बन जाता है, वैसे करके देख लेना। ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगा लो, कितना आ गया? 30.25, यानी कि 30.25
ये आ गया है। अब मैं ऐसे कर दूंगा इसे मल्टीप्लाई अंदर, तो 11 यूं का यूं प्लस में जब करूंगा अंदर मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 30 चौक 120, 120 और 1 कितना हो गया 121, 121 आ गया। 121 प्लस में 11 हो जाएगा हमारा 1 और 1 2 और 2 और 1 3, ठीक है 132, ये आ गया हमारे पास 132 आंसर आ गया है। तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड भी निकाली, क्वांटिटी सप्लाइड भी निकाली, कुछ नहीं करना था, एक बार आपने दोनों को बराबर रखा, वहां से इक्वेशन बन गई, समरी समझा रहा हूं, फिर आपकी इक्वेशन बन गई, आपने सोल्व कर दिया किसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि मैं दूर दूर तक फैक्टर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या बना लिया इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सोल्व कर दिया। सोल्व हो गया फॉर्मूला, रूट आगे एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्राइस नेगेटिव नहीं होता। तो 5.5 हमारा क्या आया इक्विलिब्रियम प्राइस। फिर हमें दो चीज निकालनी थी, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड, पर कहां पे? एट इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बस मैंने वो भी निकाल दिया। आई बात समझ में? ये दोनों तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना भाई, गलतियां हो सकती हैं, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, और गलती हो भी गई तो भाई ठीक कर लेना। आई बात समझ में? हाँ, कैलकुलेटर मैं भी नहीं हूं, वैसे मैंने देख लिया सारी चीजें ठीक ही है। आई बात समझ में? तो बस अब आप लोग चेक कर लेना यहाँ पे कि कोई भी गलती ना हुई हो। एक गलती हुई गई, मैं सही सोचा था 99 आएगा, यहाँ पे देख लेना एक बार, एक मिनट यहाँ गलती कर रखी है मैंने भी, पता नहीं क्या करता रहता हूं मैं भी। 40 होता है ना, यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ भी 90, 0 यहाँ पे 9 और 9, 99 सही सोच रहा था मैं पहले, जो मैंने दिमाग में किया था। ठीक है, उल्टा मल्टीप्लाई ने धोखा दे दिया है, यानी 99 आएगा भाई, ठीक कर लेना इसे। 11 में से 9 गए 2, ठीक है, और 22 में से 9 गए कितना आ गया? 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे रह गया हमारा 22, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे रह गया 1, 132 आंसर आएगा। और हाँ, आप चेक भी कर सकते, दोनों बराबर भी तो आने चाहिए थे भाई, दोनों बराबर आने चाहिए थे, तभी तो हमने पी कैसे निकाली, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाए, ये भी 132 आएगा, ये भी 132 आएगा। गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों सेम आने चाहिए, सेम आएंगे तभी हमारा आंसर ठीक होगा। हमने आंसर रीचेक भी कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी, ठीक है, कोई दिक्कत रह जाए तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, जो कुछ गलतियां हुई उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, पहले मैंने माइंड से करा, फिर मल्टीप्लिकेशन में एरर हो गया। तो मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसी कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा ये, कौन सा? जब मैं बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनता है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन का। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना है वो उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।